Hello, dear learners. Welcome back again. Today we are going to discuss very significant concepts of pronoun. है ना? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ना केवल स्पॉटिंग एरर के पर्पज से, ना केवल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ना केवल फिल इन द ब्लैंक, बट आल्सो ये आपको क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा। ये आपको पैराजम्बर्ड में बहुत हेल्प करने वाला है ना? तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउन को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था और अल्टरनेट डेज पर हम जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, है ना? आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो टॉपिक है आपका प्रोनाउन, इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं हम एंड देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम रखे हैं क्योंकि आपका एक डाउट था कि सर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लंबी लेंदी हो जाता है बेसिकली। तो होप सो आपको कवर करने में प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए मैंने रिड्यूस कर दिए क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट भर भर के एग्जाम में आते हैं, इस बात से आप बिल्कुल अवेयर होंगे। पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन है, बस आपको उसको इफेक्टिवली क्या करना है, उसको ग्रैब करना है। दे हु टेल अ लाई शुड नॉट बी ट्रस्टेड, है ना? कह रहा है, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, है ना? अब आप जानते हो 3 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही सी इट एंड दे, है ना? अब आप क्या कह रहे हो? इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, और दे मतलब थर्ड पर्सन वाले अगर झूठ बोलते हैं तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इट मीन्स ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाले बोल रहे हैं तो उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये वाली बात तो मतलब कैसी हो गई? इनअप्रोप्रिएट हो गई। ऐसा केवल थर्ड पर्सन के साथ अप्लाई नहीं करोगे, आप तीनों के साथ अप्लाई करोगे। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तीनों पर अप्लीकेबल होगा, है ना? तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर दोज का यूज करते हैं, दे का यूज नहीं करते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जो तीनों तरीके के जो वो हैं उन पर अप्लीकेबल हो, उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, दे ना यूज करके हम क्या करेंगे, दोज का यूज करेंगे, है ना? जैसे यहाँ पर लिखा है दे हु टेल अ लाई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोज हु टेल अ लाई, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं। तो सिंपली मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जर्नल स्टेटमेंट है और वो तीनों पर वैलिड हो सकता है, तो फिर वहाँ पर हम दे का यूज़ ना करें, उसकी जगह पर वी कैन यूज़ दोज, दोज इन प्लेस ऑफ दे, है ना? होप सो समझ में आ गई होगी बात। जैसे एक सेंटेंस है, दे हू टेल अ लाई, एक सेकंड रुकिए। देखिए अगले वाले पे लिख रहा है दे हू टेल अ लाई शुड नॉट बी ट्रस्टेड, है ना? ये तो दोनों सेम ही हो गए स्टेटमेंट, है ना? इसमें एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा दे हू लिव इन ग्लास हाउसेस, लिव इन ग्लास हाउसेस should not throw stones at others, should not throw stones, should not throw stones at others। ऐसे लोग जो कांच के बने हुए घरों में रहते हैं, ग्लास हाउसेस में रहते हैं, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना? ये जर्नल स्टेटमेंट तो फिर अगेन वही दे नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोज। जैसे एक और आपने वो पढ़ा होगा, गॉड हेल्प गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना? तो वहाँ पर बनेगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जैसे एक और स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको कि ऐसे लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं, वो एग्ज़ाम में सफल होते हैं। आप इसको ऐसे आप डिफाइन करोगे, दे हू वर्क हार्ड, कॉमा गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। फिर आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, दोज हू वर्क हार्ड, कॉमा गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, है ना? तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नाउ मूव टू सेकंड वन। अब सेकंड वाले में चलते हैं। देखिएगा, ये जो सेकंड वाला टर्म है इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं सर। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन के ऑर्डर को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ऑर्डर 3 होते हैं, 2 3 1 और 1 2 3। मेनली आप यही 2 पढ़ते हो। अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जर्नल है, तो वहाँ पर आप 2 3 1 लगाते हो। नेगेटिव है तो फिर 1 2 3 लगाते हो, है ना?
बट इन दो के अलावा एक तीसरा भी होता है। अगर तीनों के तीनों प्रोनाउन प्लूरल हैं, जैसे फर्स्ट वाले में वी प्लूरल होगा, सेकंड वाले में यू प्लूरल होगा और थर्ड वाले में दे प्लूरल होगा। तो अगेन हम 1 2 3 यूज करते हैं। तो 1 2 3 धारा 123 दो जगह आप यूज करते हो, या तो कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो या फिर वो जो स्टेटमेंट है उसमें सभी के सभी जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो प्लूरल हैं। जैसे वी प्लूरल है, यू प्लूरल है एंड दे प्लूरल है। होप सो समझ में आया। जैसे एक दो स्टेटमेंट कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा आई यू एंड ही इज एम आर रेडी टू गो, जाने के लिए रेडी है, यहाँ कोई निगेटिव बात नहीं है। यहाँ पर तीनों प्रोनाउन प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पर 2 3 1 लगाओगे। यहाँ पर 1 2 3 है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। योर करेक्ट आंसर विल बी यू ही एंड आई। यू ही एंड आई। एंड वन थिंग ऑल्सो रिमेंबर कि जब आप एंड से कनेक्ट करते हो 1 + 1 + 1, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल। दैट्स वाई वी कैन यूज आर, है ना। ये करेक्ट आंसर होगा आई यू ही एंड आई। यू ही एंड आई आर रेडी टू गो। जैसे आपने कहा कमिटेड दिस क्राइम, इस क्राइम को कमिट किया है, इट मीन्स निगेटिव बात। और जहां पर निगेटिव होगा तो 1 2 3, यहाँ पर है 2 3 1, ये तो इनकरेक्ट हो गया। और इसकी जगह हमें ऐसे करना चाहिए आई यू एंड ही, है ना। बाकी वो पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा कि जब भी तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो तो वहां पर वी यू एंड दे के साथ आप जाओगे। एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पर आपसे पजेसिव पूछ लेता है कि तीनों प्रोनाउन दे रहा है या दो प्रोनाउन दे रहा है और आपसे कहेगा पजेसिव आप लगाओ, है ना। तो पजेसिव कैसे यूज करेंगे आप। जैसे ये स्टेटमेंट है यू एंड ही, यहाँ पर योर लगा हुआ है, इज इट करेक्ट, ये वाली बात आपको समझनी है। तो इसके लिए सिंपली ये वाली टेबल आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों प्रोनाउन है तो पजेसिव आर के साथ जाओ। फर्स्ट सेकंड है तब भी आर के साथ जाओ, फर्स्ट थर्ड है तब भी आर के साथ जाओगे, सेकंड थर्ड है तो आप योर के साथ जाओगे, और थर्ड थर्ड है तो सर फिर आप देयर के साथ जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है यू एंड ही, तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड, इट मीन्स योर आएगा तो यहाँ पर योर सही है। लेकिन मान लो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखता यू ही एंड आई, मान लो ऐसे दिया होता, यहाँ पर तीनों आ जाते 1 2 3, अब आर के साथ जाते, यहाँ पर आर आ जाता। मान लो यू एंड आई लिखा होता, बी आर के साथ जाते। मान लो ही एंड सी लिखा होता, थर्ड थर्ड देयर के साथ। तो बेसिकली पजेसिव वाले पे जब तीनों प्रोनाउन या दो प्रोनाउन दिए गए हों, सिंगल वाले में तो आप डिफाइन ही कर लोगे, मोर देन वन वाले केस में ये वाले आप टेबल याद रखिएगा। देखो, और इसको भी लर्न करने का सिंपल सा प्रोसीजर है कि जहाँ जहाँ पर वन आया है, देखो रिमेंबर, जहाँ जहाँ पर वन आया वहाँ पर आप आर के साथ गए, और जहाँ पर वन नहीं है फिर देन सेकंड पर फोकस करना। अगर सेकंड है, फर्स्ट नहीं है सेकंड है, तो योर के साथ जाना, है ना। और फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं है तो थर्ड थर्ड, तब फिर देयर, तो लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। एक और पॉइंट आता है कि यूज ऑब्जेक्टिव केस। इन केसेस पर आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, है ना। आई हेल्प ही ऑब्लिक हिम, तो आप हिम के साथ जाओगे। आफ्टर लेट, लेट के बाद हेल्प ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे आप, है ना। बाकी वो आई एम अज्यूमिंग कि आपको वो चीज़ें क्लियर है, सब्जेक्टिव कौन ऑब्जेक्टिव कैन। जैसे आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट। यू के दोनों सेम हो जाते हैं, यू का सब्जेक्ट भी वही ऑब्जेक्ट भी वही। ही के केस में ही सब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट, सी के केस में सी सब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट, इट का दोनों सेम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, है ना। लेट के बाद कौन सी वर्ब आएगी, लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, और लाइक के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, बट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। याद रखना बट प्रपोजिशन होना चाहिए, और बट जब प्रपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडिंग का मीनिंग देता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे आपने कहा लेट आई ऑब्लिक मी, लेट आई ऑब्लिक मी, तो आप कहोगे लेट मी, सिंपल सा। जैसे मैंने कहा कि मान लो सपोज दैट बिटवीन, बिटवीन वी लिखोगे या अस, आप लिखोगे बिटवीन अस। लेट यू एंड आई, कई बार वो एंड से डबल प्रोनाउन कनेक्ट कर देता है, या ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव होगा, इसकी जगह मी आ जाएगा। होप सो पहली स्लाइड की जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फो है, आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में। एक और क्वेश्चन बनता है, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि देन के बाद एंड एज के बाद यूजुअली हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, है ना। जैसे कहा जाए ही इज एज वीक, he is age weak, age I oblique me, तो सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट। ही को आप किससे इक्वलिटी करोगे, आई से। ही इज टॉलर देन आई, आप इस तरीके से स्टेटमेंट यूज करते हैं।
नाउ अप टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे चलते हैं। पजेसिव कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। पजेसिव को हम दो भागों में, दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। वन थिंग रिमेंबर कि पजेसिव की स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है, तो इसमें डबल एस दो बार देखने को मिलते हैं। ये वाले POSSE, तो दो बार आपको डबल एस देखने को मिलेंगे। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव एंड सेकंड होता है पजेसिव प्रोनाउन। माई पजेसिव एडजेक्टिव, माइन पजेसिव प्रोनाउन, आर पजेसिव एडजेक्टिव, आर्स पजेसिव प्रोनाउन, योर, योर्स, हिज का दोनों का सेम ही रहेगा, और हर, हर्स, इट्स का बनता नहीं है, देयर का देयर्स। ये आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है। अब पॉइंट चलता है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके साथ नाउन आता है, ये विथ नाउन आते हैं, ये विथ नाउन आते हैं, है ना? और ये आते हैं विदाउट नाउन। चूंकि ये नाउन के प्लेस पर आते हैं, प्रोनाउन है ना, तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि इन द प्लेस ऑफ नाउन, इट मीन्स विदाउट नाउन। दिस इज माई शर्ट, जैसे आप बोलते हो माई शर्ट, है ना? दिस इज माई शर्ट, दिस शर्ट इज माइन, जैसे आपने लिखा दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट, तो माई के बाद आप शर्ट का यूज करो, ये नाउन है। दिस शर्ट इज माइन, दिस शर्ट इज माइन। अब ये क्या हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, द बुक्स आर, विच आर, और यहाँ पर आपको फिल करना है माई, माई, माइन, माइन, या फिर योर में आपको फिल करना है। यहाँ पर अगर आप जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो नाउन गिवन नहीं है, नाउन गिवन नहीं है तो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, माइन के साथ जाओगे। लास्ट वाले में भी नाउन गिवन नहीं है, इट मीन्स प्रोनाउन वाले के साथ जाओगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर डी। आर इज अ ग्रेट कंट्री, आर के बाद तो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन चाहिए, इट मीन्स इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर आएगा आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आर्स का मतलब आर कंट्री इज ग्रेट, आप ऐसे कह सकते हो, है ना? होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इसके बाद एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है ना? और वो क्वेश्चन क्या है सर, सिंपल सा, वो जीरंड को लेकर के क्वेश्चन बनाता है। जब आप पजेसिव पढ़ते हो तो जीरंड को लेकर के क्वेश्चन बनाता है। पॉइंट में बिल्कुल सिंपल सा है, मैं एक शब्द में डिफाइन करता हूँ कि व्हेन एवर वी यूज जीरंड, जब कभी हम जीरंड का यूज करते हैं, जीरंड मीन्स इनडायरेक्टली आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन का फंक्शन करने वाला है, आईएनजी वर्ड जो कि नाउन का फंक्शन करता है। जीरंड से पहले हम क्या करते हैं सर, पजेसिव एडजेक्टिव पीए का यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना? लेकिन व्हेन एवर नाउन इज गिवन, अगर नाउन गिवन हो तो, और पोजीशन बता रहा हो तो नाउन में अपस्ट्रॉफ एस का यूज कर देना। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जीरंड के पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव आता है, अगर नाउन है तो नाउन का भी, नाउन का पजेसिव कैसे बनाते हो, अपस्ट्रॉफ यूज करके, है ना? जैसे जस्ट लाइक दिस, आई लाइक हर, हर्स सिंगिंग, सिंगिंग इज अ जीरंड, और जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव तो ऑप्शन हर आएगा, आई लाइक हर सिंगिंग। नेक्स्ट, दे एंजॉय माई माइंड टेलिंग अ लाई, टेलिंग, टेलिंग मीन्स जीरंड, और जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, ऑप्शन क्या बनेगा, माई। वी लाइक जया वॉकिंग, जया वॉकिंग नहीं होगा, जया में अपस्ट्रॉफ लगाना पड़ेगा, जयाज वॉकिंग, है ना? इट बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इट्स बीइंग, ये जीरंड है यहाँ पर बीइंग, तो इसके पहले इट्स का यूज करोगे। तो होप सो इस स्लाइड में भी आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, लॉजिक क्लियर हो गए होंगे। दो पॉइंट हमने डिस्कस किए मेनली, एक ये है पजेसिव, दो तरीके के पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, उनमें डिफरेंस क्या है। सेकंड की जीरंड के पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, और व्हेन एवर मान लिया नाउन दिया गया है तो नाउन में क्या करोगे, अपस्ट्रॉफ लगा दोगे। ये एक और स्टेटमेंट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। ये डिफरेंस आपसे पूछता है कई बार, इट्स और इट्स में डिफरेंस क्या होता है ना? तो लुक एट दिस स्टेटमेंट, ये जो इट्स होता है, ITS, ITS, ये इट का पजेसिव है, ये क्या है, ये पजेसिव है। जबकि आप जब ऐसे लिखते हो इट्स, तो इट मीन्स होता है इट इज, है ना? एक पॉइंट और याद रखना, प्रोनाउन के अपने खुद के रेडीमेड पजेसिव होते हैं, इनके साथ यूजुअली अपस्ट्रॉफ का यूज नहीं करते हैं। जैसे ये योर्स लिख रहे हो, ये कैसा है, इनकरेक्ट है। जैसे योर्स फेथफुली, आर्स सिंसियरली, इस तरीके के टर्म अगर आप यूज करते हो तो रॉन्ग है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लेक्स वर्ड नाउन है, और नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, है ना? यहाँ पर इट्स कौन सा आएगा, ये वाला इट्स आएगा, ITES। होप सो इस स्लाइड से भी आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इनडायरेक्टली जितने प्रोनाउन आप पढ़ते हो ना, उनको मैं टाइप वाइज ना करा के समराइज कर दे रहा हूँ कि सो दैट एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि जहां जहां से क्वेश्चन पिक करता है एग्जामिनर, वो पॉइंट आपको स्पेशली क्लियर हो जाने चाहिए, है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले टर्म पे। कई बच्चे बोल रहे थे कि वो सर, ये कहाँ से लग रहा है कि ये कहाँ से माइंड मैपिंग है, जस्ट लाइक GS, है ना? तो मैंने कहा भाई बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है GS के तरीके, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग
बड़ी प्यारी सी कोट मुझे याद आती है, ठीक है? माना कि डूब जाऊँगा इस समंदर, लहरों से एक बार लड़ते लेने दे, है ना? सिंपल सी बात है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ भाई, है ना? हो सकता है कहीं को अच्छा लगे, कहीं को बुरा लगे। एनीवे फिलहाल वापस चलते हैं अगले वाले पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो ये समझना व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर ये स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, इस स्टोरी में बहुत कुछ है, 2 स्टोरी हैं यहाँ पर। एक स्टोरी ये है, एक स्टोरी ये है और दोनों स्टोरी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब डूअर और रिसीवर किसी एक एक्शन के लिए सेम हो जाएँ, वही एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, वही एक्शन को रिसीव करने वाला है, तब हम इस ऑब्जेक्ट की जगह सेल्फ वाला वर्ड यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ चीट किया, है ना? तो आई चीटेड मैनी पीपल। आई चीटेड मैनी पीपल, मान लीजिए कि स्टेटमेंट ये है, आई चीटेड मैनी पीपल, है ना? लेकिन कहा जाए मैंने अपने अपने मैंने खुद को चीट किया, आई चीटेड माई सेल्फ। अब अगर नीचे वाले स्टेटमेंट में देखोगे तो वही डूअर है, वही रिसीवर है। तो आपने रिफ्लेक्सिव लगाई, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग था, ऑब्जेक्ट अलग था। तो व्हेन एवर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग-अलग होते हैं तब रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर डूअर और रिसीवर सेम हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, है ना? होप सो पॉइंट समझ में आ गई होगी बात, है ना? चलो आगे चलते हैं। जैसे ये मान लो एक छोटा-सा एग्जाम्पल, ये एक मोहतरमा है, इनने क्या किया, एक इसने दूसरी मोहतरमा का बढ़िया-सा फाउंडेशन किया, बढ़िया-सा मेकअप किया, है ना? ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है चूँकि डूअर अलग है ना? डूअर अलग है, रिसीवर अलग है। लेकिन इनने क्या किया? इनने बढ़िया-सा फाउंडेशन अपने ऊपर ही अप्लाई कर लिया, है ना? जस्ट लाइक लुकिंग वॉव, है ना? इस वजह से तो इनने क्या किया? ये यही डूअर, यही रिसीवर। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आप लगा दोगे तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जहाँ पर डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगता है। जहाँ पर डूअर और रिसीवर सेम नहीं है, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं लगता है। इसके लिए कुछ वर्ब है, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पिक किए जाते हैं। वो लिस्ट ये है मेरे भाई, है ना? जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना है। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगना है। तो पहले तो लिस्ट क्लियर कर लो कि जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना है, इनके साथ नहीं लगना है, ये वाली बात। और इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कंडीशन वही है, मेरी कंडीशन बाद में बताऊँगा। पहले वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। और वर्ब को डिस्कस करने के लिए मैंने बढ़िया से स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। 2 स्टोरी सुनाऊँगा और पूरी कहानी जो है वो एक ही स्लॉट में क्लियर हो जाने वाली है। मैंने कहा अवेल, अवेल करने का मतलब लाभ उठाना, चीट करने का मतलब धोखा देना। पहले मीनिंग देख लेते हैं सभी के, फिर एक साथ मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको। अवेल करने का मतलब लाभ उठाना, चीट करने का मतलब धोखा देना, अम्यूज़ करने का मतलब मनोरंजन करना, हर्ट करना जानते हो आप, एन्जॉय करना जानते हो, इंट्रोड्यूस करना जानते हो, प्रोस्ट्रेट होता है झुककर नमन करना, है ना? एब्सेंट मतलब एब्सेंट होना, प्रेज़ेंट होना, एक्सर्ट मतलब कड़ी मेहनत करना होता है, अप्लाई करना जानते हो, डिसगाइज़ मतलब वेश बदलना, चेंज करने का मतलब बदलना, प्रिपेयर करने का मतलब जानते हो, रिज़ाइन करने का मतलब छोड़ देना, एडजस्ट करने का मतलब आप जानते हो, अडॉप्ट करने का मतलब ढालना, है ना? और अडॉप्ट करने का मतलब एडजस्ट करना, रिकंसाइल करने का मतलब भी सेम ही है, वही एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना, सैटिस्फाई संतुष्ट होना, प्राइड गर्व करना, है ना? ये कहानी है, अब ये वर्ब कैसे लर्न करोगे? उसके लिए मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, सो दैट ये जितनी वर्ब हैं, ये आपको रिकॉल रहें, है ना? मैंने कहा एक कंज्यूरर की कहानी है, बड़ी प्यारी-सी कहानी है। कि इस संसार में लोग क्या करते हैं, दूसरे को चीट करते हैं और अवेल करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना? और दूसरे को हर्ट करते हैं और अम्यूज़ करते हैं, मनोरंजन करते हैं और एन्जॉय करते हैं, ठीक है? ये 5 वर्ब यहाँ से क्लियर हो गए। इस संसार में लोग बहुत सेल्फिश हैं, लोग दूसरे को चीट करते हैं और अवेल करते हैं। दूसरे को हर्ट करते हैं, अम्यूज़ करते हैं और एन्जॉय करते हैं, है ना? थोड़ा-सा फ़ॉन्ट छोटा हो गया है ड्यू टू चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक-एक स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें वैसी हो जा रही हैं। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि 10 स्लाइडें आपको अलग-अलग पढ़नी पड़े। 5 स्लाइड में, 4 स्लाइड में ही पूरा प्रोनाउन रिवाइज़ हो जाएगा। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? परिचय कराना। जैसे कंज्यूरर जो है, जो जादूगर है, जो विज़ार्ड है, वो स्टेज पर आता है और क्या करता है? अपना परिचय देता है, झुक करके अपनी ऑडियंस को प्रणाम करता है। अपने शो में कम से कम एब्सेंट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट रहता है और वो अपने काम में बहुत एक्सर्ट करता है, कड़ी मेहनत करता है। नए-नए ट्रिक्स टैक्टिक्स को अप्लाई करता है और कई बार उसको वेश भी बदलना पड़ता है, डिसगाइज़ करना पड़ता है, अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। अपने आप को उसको चेंज भी करना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ता है ना? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ।
मैंने कहा जो कंज्यूरर है वो स्टेज में आता है, इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, झुक करके ऑडियंस को प्रणाम करता है, कम से कम एब्सेंट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, नए-नए ट्रिक्स टैक्टिक्स को अप्लाई करता है, वेश बदलता है और नई-नई चीज़ों को चेंज करता है अपने शो में सो दैट ऑडियंस को मज़ा आए। प्रिपेयर करता है, चेंज करके अपने आप को प्रिपेयर करता है। इसी बीच में उसके जो साथी हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं, फिर भी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है ना? लेकिन फिर भी ऑडियंस जो है, वो उससे सैटिस्फाइड है और उस पर प्राइड कर रही, गर्व कर रही है। तो दीज़ आर दी वर्ब्स जिनके साथ आप क्या करोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे। कंडीशन फिर भी वही है, ऐसा नहीं कि देखते ही आप तुरंत मार्क कर दोगे कि हाँ, ये वर्ब आ गई, तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगेगा ही लगेगा, है ना? हमने गाँठ बाँध ली है ना? तो ऐसा नहीं है, आपको ये वाली बात ध्यान रखना है, ये वर्ब होंगी, साथ ही साथ वो वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि डूअर और रिसीवर, ये जो डूअर है और ये जो रिसीवर है, दोनों सेम होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव आप यूज़ कर पाओगे, है ना? पॉइंट क्लियर हो गया? अब दूसरी वाली लिस्ट पे आते हैं सर। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, ये देखो जैसे यहाँ एन्जॉयड लिखा है, यहाँ भी एन्जॉयड लिखा है, बट ये जो आई एन्जॉयड द पार्टी ये सेंटेंस सही है। आई एन्जॉयड एट द पार्टी, अब यहाँ माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूछता है भारत, पूछता है भारत। हैं? चलो मेरी बात क्लियर हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो डूअर अलग है, रिसीवर अलग है ना? तो सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग, रिफ्लेक्शन नहीं लगा है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो एन्जॉय करने वाला है, एन्जॉय लेने वाला है, एन्जॉय को गेन करने वाला, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे आई एन्जॉयड माई सेल्फ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो क्लियर। अब चलते हैं दूसरी लिस्ट में, जहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। अब कह रहा है, ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना, पॉइंट एक-एक क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है इफ यू वांट टू क्वालीफाई, अगर आप क्वालीफाई होना चाहते हो, खासतौर से एसएससी के एग्जाम में, खासतौर से 2025 के एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? मूल मंत्र आपको देने जा रहा हूँ मैं, है ना? इफ यू वांट टू क्वालीफाई, है ना? तो आपको क्या करना है? अपने टारगेट से मूव नहीं होना। तो चिड़िया की आँख की तरीके आपको अपना टारगेट नज़र आना चाहिए, है ना? अपने टारगेट से टर्न नहीं होना, है ना? अपने टारगेट से हाइड नहीं होना। तो क्वालीफाई होने के लिए मूव नहीं करना, टर्न नहीं होना, हाइट नहीं होना। बहुत ज़्यादा थक जाओ तो नहा लो, रेस्ट कर लो, नहा लो और परमार एसएससी में, तो मैं बड़ा-बड़ा लिख देता हूँ, परमार एसएससी में एनरोल करो सो दैट आपकी जो सक्सेस है वो इंश्योर हो जाए। ना ईगो वाली बात नहीं है। हैं? ठीक है? चलो वापस चलते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो वर्ब है इनमें डैम श्योर है, इनके साथ हमने क्या नहीं करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जैसे 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये द कैमल अडॉप्ट्स टू द क्लाइमेट ऑफ द डेज़र्ट। कैमल ने अडॉप्ट किया डेज़र्ट के क्लाइमेट के अनुसार किसको? अपने आप को। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द कैमल अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू द क्लाइमेट ऑफ द डेज़र्ट, है ना? दे क्वालीफाई देमसेल्व्स, क्वालीफाई के साथ रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करते हो, तो देमसेल्व को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे एक 2 एग्ज़ाम्पल मैं और बताता हूँ। मैंने कहा एक एग्जांपल है, राधिका प्रिपेयर्ड हर सन फॉर द स्कूल। राधिका ने अपने बच्चे को स्कूल के लिए प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने वाली कौन? राधिका। किसको प्रिपेयर किया? हर सन को। डूअर अलग, रिसीवर अलग, रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। आपने कहा राधिका प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, फॉर द एसएससी एग्जाम 2025। तो आपने क्या कहा कि राधिका ने अपने आप को एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। तो राधिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एसएससी एग्जाम 2025। ये आपका हो गया इस तरीके से। पॉइंट क्लियर हो गया? ये कहानी हो गई रिफ्लेक्सिव की। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो भी सेल्फ वाले वर्ड है, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर पाओगे। ये वाला पॉइंट याद रखना, है ना? अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, इंट्रोड्यूस यू बिफोर द एग्जामिनर, है ना? अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कैसा होता है? इम्परेटिव। इम्परेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। लिखा और बोला नहीं जाता बट होता है ना? लिखा और बोला नहीं जाता लेकिन होता है। ठीक है? तो वो अब ये यू सब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों सेम हो गए। यहाँ पर यू की जगह क्या आएगा? योरसेल्फ, है ना? तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर द एग्जामिनर। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर कोई सेंटेंस इम्परेटिव है और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यू लिखा है, तो यू को चेंज करके आप योरसेल्फ में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो ये था कि आपका पुट यू इन माय कंडीशन, यू विल
फील व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन आई फेस। अगर तुम अपने आप को मेरी जगह रख करके देखो तो आपको फील होगा कि मैं किस तरीके की सिचुएशन को फेस करता हूँ, है ना। एक और पॉइंट यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये है अब्सेंट और प्रेजेंट को लेकर के, क्योंकि अब्सेंट और प्रेजेंट के साथ कहानी ये है कि इनके दो फंक्शन होते हैं अब्सेंट और प्रेजेंट के। ये समटाइम्स एडजेक्टिव हो जाते हैं और समटाइम्स क्या हो जाते हैं, वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है जब ये वर्ब होंगे तब इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगेगा, जब ये एडजेक्टिव होंगे तब इनके साथ रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा ही वॉज अब्सेंट, ये एक स्टेटमेंट है, मान लो ही वॉज अब्सेंट, वह अब्सेंट था। ये जो अब्सेंट है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, अब यहाँ रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करोगे मेरे भाई। यहाँ पर आ जाओ, वी शैल नेवर अब्सेंट अगेन, वी शैल नेवर। अब शैल हेल्पिंग वर्ब है, एब्सेंट मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव और सेल। होप सो समझ में आ गया होगा। माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस टास्क, नहीं यहाँ पर आएगा आई कंप्लीटेड माई माई टास्क, है ना। ये आई कंप्लीटेड दिस टास्क, या आप और भी रेक्टिफाई कर सकते हो, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस टास्क विल आल्सो बी राइट। बोथ द बॉयज शाउटेड एट ईच अदर वन अनदर। दो रिफ्लेक्सिव, दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं जिनमें ईच अदर की बात करते हो, जिनमें वन अनदर की बात करते हो। ईच अदर एंड वन अनदर। वन अनदर का यूज करते हो आप मोर देन टू के लिए, और ईच अदर का यूज करते हो आप टू के लिए, है ना। यहाँ पर कह रहा है बोथ द बॉयज, कितने लड़के हैं, दो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ईच अदर, ना कि वन अनदर। जैसे आप ट्विंस की बात करते हो तो वहां पर क्या यूज करोगे, ईच अदर, है ना। यहाँ पर आप बोथ ऑल की बात करोगे तो ऑल का मतलब मोर देन टू हो जाएगा, वहाँ वन अनदर आएगा, तो नंबर डिसाइड कर देंगे। एक और क्वेश्चन बनता है एवरी ऑफ, ये रॉन्ग हो जाता है, क्यों रॉन्ग हो जाता है उसके बारे में पॉइंट समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सर ये एवरी ऑफ क्यों रॉन्ग हो जाता है, एवरी ऑफ के बारे में थोड़ी सी कहानी समझते हैं। ईच और एवरी में डिफरेंसेस होते हैं, पहले वाला पॉइंट आपको समझना है। ईच और एवरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच जो होता है ये प्रोनाउन भी होता है, ये डिटर्मिनर भी होता है। एवरी केवल और केवल डिटर्मिनर होता है, दिस इज नॉट अ प्रोनाउन। और प्रोनाउन की खास बात क्या है, इसके इसके बाद नाउन गिवन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, आपने लिखा है एवरी ऑफ। एक दो पॉइंट और याद रखने हैं यहाँ पर कि ईच एवरी ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दूसरा एक और, ईच का यूज करते हो आप टू के लिए एंड मोर देन टू। नंबर की अगर बात करें, एवरी हमेशा मोर देन टू के लिए यूज होगा। तो कहीं पर भी एवरी ऑफ लिख रहा है तो ये इनकरेक्ट है, बस इतना पॉइंट याद रखना, है ना। एवरी के तुरंत बाद नाउन का होना कंपलसरी है, मतलब है। यहाँ पर आ जाओ, एवरी ऑफ, एवरी के बाद ऑफ लगा रहे हो, इट मीन्स यहाँ प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन चाहिए तो यहाँ पर आएगा ईच ऑफ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इज, क्योंकि वो जो वर्ब लगा रहे हो वो ईच के अकॉर्डिंग आ रही है ना। नन ऑफ दीज टू बुक्स, यू नो वेरी वेल। एक और पॉइंट यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि ये कई बार नंबर के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। मैं यहीं पर समझाता हूँ आपको। नंबर के बेस पर आपसे क्वेश्चन को डिफाइन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर पूरे पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल टर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है आइदर, सेकंड है आपका कौन सा, नाइदर, नाइदर, है ना। एक टर्म है आपका एनी एंड सेकंड टर्म है आपका नन। आइदर दो के लिए, नाइदर दो के लिए, एनी यूज्ड फॉर मोर देन टू एंड नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो ये वाली बात याद रखनी है। यहाँ पर जैसे कह रहा है नन ऑफ दीज टू बुक्स है, टोटल दो है, तो अब इनको आपस में रिप्लेस करना है, नाइदर को नन से, नन को नाइदर से, आइदर को एनी से, एनी को आइदर से। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नन की जगह नाइदर आ जाएगा, नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल। वो वर्ब तो डिफाइन कर लोगे आप। वी ईच, वैसे तो ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो वी सब्जेक्ट है और ईच सबॉर्डिनेट सब्जेक्ट है। वर्ब जो चलेगी वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, तो वी के अकॉर्डिंग, तो वी के अकॉर्डिंग डू आएगा, डज नहीं आएगा, है ना। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अच्छा, वन वाला जो पॉइंट है इसको समझना है आपको कि वन के बारे में क्या क्या जानते हो। वन एक प्रोनाउन है और इसके जो केसेस होते हैं वो होता है वन सब्जेक्टिव, वन ऑब्जेक्टिव, वंस पजेसिव और वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव। तो अगर कहीं पर वन आया है तो केसेस फिर अगर उसके लिए यूज करने तो ये वाले आप यूज करो। वन का जो प्लूरल होता है वो वंस होता है, ओ एन ई एस, ओ एन ई एपोस्ट्रोफ एस ये पजेसिव है, ओ एन ई एस ये आपका प्लूरल है, ये आपका पजेसिव है। तो आपने कहा वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा वंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, है ना। तो यहाँ पर वन सब्जेक्ट है, वन के अकॉर्डिंग आप लगाओगे वंस। देयर आर 5 वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस। यहाँ पर कितने की बात कर रहा है, कह रहा है 3 जो हैं वो लेजी हैं, तो यहाँ पर वंस आएगा, प्लूरल चाहिए हमें।
बोथ ऑफ देम कैन नॉट सॉल्व इट। अच्छा, बोथ तो वैसे दो के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं करते, तो यहाँ पर आ जाएगा आइदर ऑफ देम कैन नॉट सॉल्व इट, है ना। ये मिस्टर शर्मा बीइंग एन ऑनेस्ट वर्कर ही वाज रिवार्डेड। अच्छा, जब तक आपको नीड ना पड़े किसी भी नाउन को रिपीट करने की, तो आप प्रोनाउन यूज करने प्रोनाउन का जो रेपिटेशन है, प्रोनाउन को यूज करना अवॉइड किया करिए। जैसे कह रहा है मिस्टर शर्मा बीइंग एन ऑनेस्ट वर्कर, अभी नाउन को रिपीट नहीं करो और आपने ही का यूज कर दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये बनेगा मिस्टर शर्मा बीइंग एन ऑनेस्ट वर्कर कॉमा वाज रिवार्डेड। आई हैव बॉट अ बुक आई गेव द सेम टू यू। अब देखो क्या होता है, दो चीजें समझना। ये जो द सेम होता है, ये एक डिटर्मिनर होता है। द सेम क्या होता है, एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का मतलब जो किसी नाउन के पहले यूज किया जाएगा। डिटर्मिनर और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है? प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। आपने कहा आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी, एंड गेव द सेम, और ये जो द सेम लिख रहे हो किसके लिए लिख रहे हो? बुक के लिए। तो बुक के लिए आपको प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा इट। याद रखना है कि जब भी प्रोनाउन की नीड है तो वहाँ डिटर्मिनर नहीं लगाना, द सेम का यूज नहीं करना है। द सेम की जगह उससे रिलेटेड प्रोनाउन लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहता आई हैव बॉट सम बुक्स, तो फिर यहाँ पर देम को मेंशन करना पड़ता है। तो द सेम एक डिटर्मिनर है, जबकि इट या दे क्या है, वो प्रोनाउन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि नीड किसकी है। अगर डिटर्मिनर की नीड है तो द सेम के साथ जाइए, नहीं अदरवाइज उसकी जगह आप प्रोनाउन यूज करिए। बेसिकली ज़्यादातर यही पूछता है कि द सेम लगा देगा, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करना। होप सो ये स्लाइड आपको पूरी समझ में आ गई होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छे से गैदर कर लीजिएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में चलता है। आई वॉज वेरी हैप्पी दोज डेज, है ना। मैं उन दिनों बहुत खुश था, ये कहना चाह रहा है, मैं उन दिनों बहुत खुश था। अब इसको इसको इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप जानते हो कि चार हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से चार होते हैं? दिस दैट एंड दीज दोज। दिस है, दैट है, दीज है एंड दोज है। दीज है एंड दोज है, दीज आर दी फोर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दीज दोज प्लूरल होते हैं, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, दिस एंड दीज, और ये नियर को बताते हैं, पास वाले को बताते हैं, जबकि दैट और दोज जो हैं ये फॉर वाले को बताते हैं। फॉर का मतलब दूर होता है ना। अब कह रहा है दोज डेज का मतलब क्या हो गया? ये मतलब पास्ट वाले दिनों की बात कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंट वाले डेज की बात कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इसने क्या लिखा है? वॉज लिखा है। सही है ये वाली बात। अगर इसको आप ऐसे लिखते कि आई एम वेरी हैप्पी दोज डेज, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। फिलहाल ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर दीज डेज लिखा होता तो एम आता, दोज डेज लिखा है इसलिए वो आ जाए सही। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिस के साथ काइंड्स लिख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो आप जानते हो दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दिस दैट सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ काइंड लगाओगे, इनके साथ टाइप लगाओगे, इनके साथ पार्ट लगाओगे, है ना। पार्ट लगाओगे, सॉल्ट लगाओगे। यहाँ पर अगर दीज दो लिख रहे हो तो फिर आपको काइंड्स लिखना पड़ेगा, फिर आपको पार्ट्स लिखना पड़ेगा, पार्ट्स है, शॉर्ट्स है ना, एंड सो ऑन। ये वाला पीस यहाँ, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा दीज काइंड्स, आप ऐसे कर सकते हो, दीज काइंड्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, है ना। दैट हैज 26 लेटर एंड दिस हैज 52 लेटर्स। तो आप कहते हो मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ और इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, है ना। हिंदी में आप ये कह रहे हैं 26 लेटर्स हैं, किसमें 26 लेटर है? कह रहा दैट हैज 26 लेटर एंड दिस हैज 52 लेटर्स। अब 26 लेटर किस में है? तो आप कहते हो ये 26 लेटर्स हैं वो इंग्लिश में है। लेकिन इंग्लिश तो यहाँ पास में लिखा हुआ है, लेकिन इसने दैट लगा रखा है, तो यहाँ पर आएगा दिस हैज 26 लेटर, है ना। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये जो दैट यूज कर रहे हो किसके लिए, यहाँ दिस यूज कर रहे हो किसके लिए? हिंदी के लिए। ये तो दूर हो गया, यहाँ पर क्या यूज करोगे? दैट। तो इस तरीके से वो पूछ लेता है क्वेश्चन, ध्यान देना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दिस हैज 26 लेटर एंड दैट हैज 52। होप सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई आपने इंग्लिश पढ़ाना क्यों चालू किया? देखिए इंग्लिश में जो पावर है वो बाकी किसी में है ही नहीं, है ना। और क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? क्योंकि मैं कहता हूँ दो घूट ही करके देखो, आपको पता चल जाएगा किसमें ज़्यादा पावर है ना। अच्छा, नॉवेल्स बाय डिकेंस आर बेटर देन दैट बाय हार्डी। एक तो पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। पहले तो उनको ये लगेगा कि पता है ये जो क्वेश्चंस है
इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, उनको लगेगा ये बाई गलत है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले अगर बाई लगा है तो बाद में सेम प्रपोजिशन लगाएगा। अब आपने बढ़िया सा रट्टा मारा हुआ है, दैट, ऑफ और दो जो आपका यूज करते हैं। आई एग्री विथ यू, लेकिन वो ज़्यादातर ऑफ देता है तो ऑफ लगा लो, लेकिन प्रपोजिशन अगर विथ देगा तो विथ लगाओ ना, और बाई दे दो बाई लगाओ। दैट कैसा होता है सर? सिंगुलर होता है। दोज कैसा होता है? प्लूरल होता है। अब आप देखो जरा, कह रहा नॉवेल्स बाय डिकेंस आर बेटर दैन, जो डिकेंस के नॉवेल हैं वो ज़्यादा बढ़िया है हार्डी से। तो अब आप यहाँ पर नॉवेल्स को रिपीट कर रहे हो, नॉवेल्स के लिए आपने क्या लगाया? दैट, तो दैट नॉवेल्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। तो जो डिकेंस के नॉवल है वो ज़्यादा बेटर है किससे? हार्डी के अपेक्षा, है ना, क्योंकि वो ऑर्फन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लिखते हैं, सोशल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा लिखते हैं, इंग्लैंड की जो पुअर कंडीशन है उसको लेकर के ज़्यादा लिखते हैं। योर बुक इज कॉस्टलियर दैन मी, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। या तो आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हो, योर बुक इज कॉस्टलियर दैन, दैट आप लगा लो आप, तो ये करेक्ट हो जाएगा, दैट ऑफ मी करेक्ट हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, योर बुक इज कॉस्टलियर देन माइंड, आप चाहो तो मी की जगह माइंड भी लिख सकते हो। तो दो इंप्रूवमेंट है इसके, या तो माइंड कर लो या तो दैट ऑफ मी कर लो, बोथ आर करेक्ट है। अब चलते हैं अगले वाले पे। यू नो वेरी वेल कि जब भी सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच का यूज करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो विच के दो तीन यूसेज है, इनको ध्यान रखना। विच एक तो आप कहते हो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, जैसे आप कहते हो आई बॉट अ टीवी विच वॉज वेरी कॉस्टली। आपने कहा विच जो है वो सिलेक्शन के केस में आता है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, सिलेक्शन के केस में लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ एक और पॉइंट आता है कि एनिमल्स के केस में भी आप क्या करते हो? विच का यूज कर लेते हो। तो ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ से। तो आपने कहा द बेटर ऑफ, रोहित और विराट में कौन बेहतर है? तो आप विच के साथ जाओगे ना कि हु। अच्छा, हुज के बारे में क्या बात समझनी है आपको? ये जो हुज है, हुज के बारे में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये लिविंग के साथ आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये पजेसिव है। पजेसिव इट मीन्स इसके तुरंत बाद नाउन का होना कंपलसरी है। पजेसिव मतलब, अब इसको डिफाइन करने के लिए सिंपली आप ऐसे लिखो, ही, हिम और हिज, है ना। और जहां पर हिज लग जाए समझ जाना वहां पर हुज लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप देखो, दिस इज द रिवर हुज और देन, अब ये आपको सही लग रहा है। देखो हुज के बाद नाउन तो आ गया, लेकिन ये जो हुज लगा रहा है किसके लिए लगा रहा है? रिवर के लिए। रिवर कैसा है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो यहाँ पर क्या करोगे? फिर आप को करेक्ट करके लिखना पड़ेगा, द ऑरिजिन ऑफ विच, द ऑरिजिन ऑफ विच, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, द ऑरिजिन ऑफ विच। 8 नंबर ये हो, बाकी रेक्टिफाई कर लोगे आप, है ना। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले पे आता है, कह रहा रोहन इज द बॉय हु हुम विल विन द रेस। अच्छा, हु हुम वाली प्रॉब्लम कैसे आप क्लियर करते हो वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। यहाँ पर एक बस छोटा सा मैं पॉइंट बताऊंगा, बड़े आसानी से हु और हुम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो भी मिली सेकंडों में। अगर सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ पर केवल वर्ब है, दूसरी क्लॉज, ध्यान देना, ये क्लॉज मेथड से मैं सॉल्व कराता हूँ। क्लॉज मेथड का मतलब, क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, उसको आप क्लॉज बोलते हो। तो जैसे आपने कहा सब्जेक्ट और वर्ब है और यहाँ पर केवल वर्ब है, इट मीन्स इसको सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट कौन होता है सर? हु होता है। ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, केवल वर्ब है तो हु। मैंने कहा यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों कंप्लीट हैं। अब हु नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा सर? हुम आ जाएगा। अब हुम के साथ जाओगे, चूंकि सब्जेक्ट की नीड नहीं है, अब ऑब्जेक्ट की नीड है। बस सिंपली ऐसे ब्रेक करके देख लेना है। जैसे ये वाला सेंटेंस, रोहन सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, और विल विन ये वर्ब हो गई। अब आप देखो ये वाली क्लॉज कंप्लीट हो गई। इस वाली क्लॉज में विल विन द रेस, ये वर्ब है लेकिन इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हु के साथ जाओगे। दिस इज द मैन, दिस सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई। अच्छा, यहाँ पर कह रहा हो आई सब्जेक्ट हो गया, सपोर्टेड वर्ब, ये क्लॉज कंप्लीट, ये क्लॉज कंप्लीट, तो दोनों क्लॉजेस कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है। अब हुम के साथ जाओगे। इसके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ 7 नंबर से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा विजय इज द बॉय, विजय सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, सही है। आई थिंक, आई सब्जेक्ट, थिंक वर्ब, और आपने कहा आउट टू बी प्रोमोटेड वर्ब। अच्छा, इसका सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है, ये वाली क्लॉज कंप्लीट। इसका सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है, ये वाली क्लॉज कंप्लीट। इसमें वर्ब है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, सर हु के साथ जाएंगे ना कि हु। और एक और दिल गार्डन गार्डन कर देने वाला क्वेश्चन, ये देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा। समझ आ गया तो दिल गार्डन गार्डन, ना समझ आया तो दिल गार्बेज गार्बेज कर देगा, है ना। आ जाओ डिस्कस करते हैं सर। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों की इसमें शिकायत आए कि
सर आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हो मेरे भाई, मैं शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, है ना? तो मैं अब एक एक करके प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये इतने टाइप के होते हैं, है ना? तो बेसिकली क्या है, वो आप तब करिए जब आपके पास भरपूर टाइम है। आपको पता है कि अगले 6 महीने मेरा कोई एग्जाम नहीं है, तो आप इत्मीनान से उसमें टाइम डिवोट करें। यहाँ हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, हूम में फिल करना है, यू सब्जेक्ट हो गया, वर्क टॉकिंग अबाउट, ये सब्जेक्ट ये वर्ब सही है, हैव कम ये वर्ब हो गई, आर माई रिलेटिव आर वर्ब। अच्छा एक बात बताओ, द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, काम करूँ मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ, नहीं तो ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट पूरा मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। लेट मी देखो, यहाँ पर क्या है, द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया और यू सब्जेक्ट हो गया, यू वर टॉकिंग। अच्छा ये वाली क्लॉज कंप्लीट है, तो पहले तो इसको हटा दो, ये वाले ठीक है। इसके बाद हैव कम टुडे, अच्छा ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, ये एक सब्जेक्ट लिखा है, ये इसके लिए हो गया, सर ये वाली क्लॉज भी कंप्लीट। लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है, आर माई रिलेटिव, जिसका मतलब है वर्ब है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, वो आ जाएगा। दे हैव आइडेंटिफाइड द मैन एंड द कैट एंड द कार विच आर शोन इन दिस पिक्चर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर पिक्चर में कौन कौन दिखाए गए, मैन और कार, इसीलिए आर लगा रहे हैं, देखो जरा। अब अगर मैन को डिफाइन करना है तो विच नहीं लगा पाओगे, कार को डिफाइन करना है तो विच सही है। इट मीन्स यहाँ पर एक ऐसे प्रोनाउन की नीड है जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज होता है। ऐसा एकमात्र प्रोनाउन आपके पास कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट विल बी दैट, जो लिविंग के साथ भी आ जाता है, जो नॉन लिविंग के साथ भी आ जाता है, जो आपका एनिमल्स के नेम के साथ भी आ जाता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर विच का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो दोनों के लिए काम कर जाए, दैट विल बी दैट। होप सो पूरी कहानी इस स्लाइड से आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू अनदर। अब हम दैट के बारे में पढ़ते हैं। दैट के यूसेज कई सारे हैं, तो उनको एक साथ डिफाइन करेंगे हम। आज दैट के बारे में बात करते हैं। देखो सिंपली इसको समझने की कोशिश करना, है ना, है क्या कि दैट कहाँ कहाँ पर यूज करते हो, पहला क्वेश्चन वही है। तो सर इसको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। दैट डेफिनेट नाउन के साथ आता है, डेफिनेट नाउन मतलब जिसमें आर्टिकल दा लगा होगा, उसके साथ। ऑल के साथ दैट का यूज करते हो, और नन के साथ दैट का यूज करते हो। सुपरलेटिव डिग्री, एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ। द ओनली वन के साथ दैट का यूज करते हो, बोथ के साथ दैट का यूज करते हो। थिंग्स रिलेटेड वर्ड, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये 4 वर्ड बनेंगे, इनके साथ दैट लगाते हो। अच्छा एनिमल के साथ भी दैट लगा लेते हो, नॉन लिविंग के साथ दैट लगा लेते हो, क्योंकि दैट जो है वो मल्टीपर्पज है, ये सभी के साथ आ जाता है, वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, सभी के साथ। लिविंग के साथ भी यूज करते हो, और इसके अलावा 2 पॉइंट, द सेम के साथ भी दैट लगाते हो, और आप सच के साथ भी दैट लगाते हो। तो ये आपके दैट के पूरे यूसेज हैं, जहाँ जहाँ पर हम दैट का यूज करते हैं। अब समझना, यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले, मैन इज द ओनली क्रिएचर विच, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, द ओनली, द ओनली, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज करोगे दैट विल बी दैट। ऑल विच ग्लिटर्स नहीं होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ना। लेकिन लेकिन बबुआ आप मानते नहीं है, ही हैज गिवन मी अ फ्यू पेन्स दैट, अच्छा यहाँ पर 2 टर्म आपके छूट गए हैं, उनको भी नोट कर लेना। एक होता है द फ्यू, और एक द लिटिल। द फ्यू और द लिटिल, इनके साथ भी आप क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। तो आपने कहा ही हैज गिवन मी द फ्यू पेन्स दैट ही हैड, उसके पास जितने ही पेन थे उसने मुझे पूरे के पूरे दे दिए। होप सो क्लियर, दैट वाली कहानी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम जो रिटेल क्वेश्चंस बनते हैं और प्रोनाउन पर बेस्ड, उनके बारे में बात करते हैं। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आरपी का। रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी वर्ब को डिफाइन नहीं कर पाता, रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं कर पाता, है ना। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, और मेनली आपको जो याद रखना है वो सर ये है, जो लर्न रखना है वो ये कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी, ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं डिसाइड करेगा, इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है इस बात को डिफाइन कर पाना, है ना। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ये है, इट इज ही, एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस यूज। देखो यहाँ पर व्यू लगा है, यहाँ से भी क्लियर आ रहा है कि ही आएगा, यहाँ से भी क्लियर आ रहा है कि ही आएगा। इट इज ही हु,
और हु के बाद ये जो इज आया है, ये हु डिसाइड नहीं कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है ही। तो ही इज आंसरिंग वेल, ये करेक्ट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखो बोलने में बड़ा अजीब लगता है, बट ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। इट इज आई ऑब्लिक मी हु इज आंसरिंग वेल, हु इज आंसरिंग वेल, ये एक क्वेश्चन है। इट इज आई ऑब्लिक मी हु इज आंसरिंग वेल, तो आप क्या करोगे, इट इज आई आ जाएगा, मी नहीं। हु इज नहीं आएगा, यहाँ पर एम आएगा, किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। जबकि ये देखो बोलने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, अजीब से साउंड करेगा, इट इज आई हु एम आंसरिंग, इट इज आई हु हैज ऑब्लिक हैव, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वर्ब आएगी आई के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग हैव, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ वन ऑफ आता है। वन ऑफ के बारे में एक सिंपल सी बात, वन ऑफ के बाद जो फर्स्ट नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। अगर नाउन नहीं होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा सर, प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, वो कैसा होना चाहिए सर, प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ माई पजेसिव एडजेक्टिव, फेवरेट एडजेक्टिव, मूवीज आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली बैड स्प्रेड हैबिट्स आ जाएगा। ये देखो हैबिट नाउन हो गया, बैड एडजेक्टिव, वाइडली एडवर्ब, मोस्ट एडवर्ब। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, फिल्म मेकर नाउन हो गया, टैलेंटेड एडजेक्टिव हो गया, मोस्ट एडवर्ब हो गया। तो पहला नाउन ये मिल गया। वन ऑफ अस सही है, वन ऑफ मी गलत है, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ अस लिखो, वन ऑफ, जैसे वन ऑफ हिम लिख दें तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ हिम, वन ऑफ हर, वन ऑफ हर, वन ऑफ देम करेक्ट हो जाएगा, वन ऑफ देम विल आल्सो करेक्ट। ये वाले पॉइंट ये इनकरेक्ट होगा। अब इनमें क्वेश्चन देखते हैं, देखो सिंपली जब वन ऑफ के बाद जो वर्ब आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वन ऑफ के बाद अगर हमें वर्ब डिफाइन करनी है तो वर्ब को कैसे डिफाइन करें, सर इस वाले पॉइंट को भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। देखो समझना मेरी बात, वन ऑफ के बाद अगर आपको वर्ब को डिफाइन करना है तो वो कैसे डिफाइन करोगे। जस्ट अ सेकंड, हो गया भाई साहब, हैं? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ देखो डिस्कस करते हैं। वन ऑफ के साथ कहानी क्या होती है, देखो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो प्लूरल होगा, बट वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इसके पहले एक सब्जेक्ट दिया गया होगा, वर्ब दी गई होगी, देन वन ऑफ यूज कर रहा होगा, और वन ऑफ के बाद ये नाउन आ गया, इसके बाद आरपी लिख रहा होगा और इसके बाद वर्ब यूज कर रहा होगा। अब यू नो वेरी वेल कि आरपी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती नहीं, तो वर्ब आती है एंटीसीडेंट के अंदर। ये नाउन प्लूरल होगा, यहाँ पर भी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। एक और केस बनता है, यहाँ पर ये ऐसे लिखेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, यहाँ पर लिखेगा द ओनली वन ऑफ। अब केवल वन ऑफ नहीं है सर, ये वाली बात ध्यान देना, ये ऐसे लिखेगा द ओनली वन ऑफ, के बाद नाउन आएगा, एंटीसीडेंट आएगा, यहाँ पर आरपी आएगा, देन वर्ब आएगी। अब जो वर्ब आएगी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये जो मेन सब्जेक्ट। तो अगर द ओनली वन ऑफ लिख रहा है तो केवल एक मात्र है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर वन ऑफ लिख रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन डिसाइड करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है वो डिसाइड करेगा। वह आप क्वेश्चंस देखते हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स इज आएगा, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बन गया क्या, एंटीसीडेंट। और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर होना चाहिए हु इज, ये जो हु डिफाइन नहीं कर पाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहेगा। मरकरी इज द ओनली वन ऑफ लिख रहा है, ध्यान से देखना, लुक एट दिस कि ये केवल द ओनली वन दे रहा है। यहाँ पर मरकरी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे सर, इच का यूज करोगे, आर नहीं। बट इट, चलो आगे चलते। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, 20 या 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो आप उनको भी कर लेते हैं। बाकी हाँ, मुझे नेक्स्ट टर्न पर ये बता देना क्वेश्चंस रखने हैं या नहीं रखने हैं, ठीक है। तो जैसे आप कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। फिलहाल इसमें मैंने क्वेश्चंस काफ़ी कम रखे हैं। अगर आपको केवल थ्योरी का रिवीजन करना है तो ठीक है, अगर आपको उसके साथ क्वेश्चंस करने हैं तो भी ठीक है, जैसे आप कंफर्ट हो वैसे बता देना। वेर एवर दे गो इंडियंस इजिली अडॉप्ट देमसेल्व्स, अभी आपने पढ़ा था, एडॉप्ट के साथ हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अडॉप्ट होने वाले कौन, इंडियंस, अडॉप्ट करने वाले कौन, इंडियंस। जो अपने आप को अडॉप्ट, इंडियंस क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने वाले, अडॉप्ट होने वाले, बोथ आर सेम, डूअर रिसीवर सेम है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे।
कहाँ पर अडॉप्ट के तुरंत बाद। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया अडॉप्ट देमसेल्व्स, पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट, जॉन फिलिप सूजा, ये अच्छा क्वेश्चन है। जॉन फिलिप सूजा, हु मैनी पीपल कंसीडर द ग्रेटेस्ट कंपोजर ऑफ मार्सस, wrote his music during the era known as the गे 90s। अब देखो जरा इसको समझना, जॉन फिलिप सूजा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सर सब्जेक्ट हो गया, सही है। हु, कोई बात नहीं, मैनी पीपल कंसीडर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। द ग्रेटेस्ट कंपोजर ऑफ मार्चेस रोट, ये वर्ब हो गई। हिज म्यूजिक, अच्छा ठीक है। अब एक बात समझो, ये सब्जेक्ट और सर ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट दोनों वर्ब बैलेंस्ड है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा हुम। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप करिएगा, लास्ट में मुझे बताइएगा 20 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, याद रख। इफ़ आई एम राइट, इफ आई एम राइट तो ये 20 है, यहाँ पर 20 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो वो आपको बताना है। एवरी वन ऑफ द members including live members was asked to show their tickets at the gate। अच्छा जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब पजेसिव रिलेशन होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पजेसिव सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल पजेसिव प्लूरल, यू रिमेंबर। अब आपने कहा एवरीवन सब्जेक्ट है, एवरीवन सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसके लिए वर्ब आ गई, ये भी सिंगुलर हो गई। देयर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इट्स या हिज, जो भी लगाना हो। वैसे यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा हिज, है ना। वन या बडी वाले जितने प्रोनाउन होते हैं इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर कि वन या बडी के जितने प्रोनाउन बनते हैं, लुक एट दिस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा वन या बडी से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन बनते हैं, टोटल कितने बनते हैं सर, 8 बनते हैं। इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। सम, एनी, नो, एवरी, और आप कहते हो समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। इनको बोलते हैं सनम बे वफा ना। सनम बेवफा मैंने बोला है, सोनम बेवफा नहीं बोला है। आपके कान अगर ज़्यादा अटेंटिव है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैंने बोला है सनम बेवफा, ठीक है, आप रिलेट कर लो तो बातें अलग है। चलिए फिलहाल वापस आते हैं। तो ये जो टोटल एक्ट वर्ड्स होते हैं यूजुअली ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनको ही मान करके चला करो, क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर ही ना मिले तो सी कंसीडर कर सकते, है ना। लेकिन जब आप क्यूटी बनाओगे, क्वेश्चन टैग बनाओगे, तब आपको दे कंसीडर करना है। ये वाली बात ध्यान देना। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा एवरीवन हैज ऑब्लिक हैव डिपॉजिटेड, हैज ऑब्लिक हैव डिपॉजिटेड हिज ऑब्लिक देयर फी, हिज ऑब्लिक देयर, हिज ऑब्लिक देयर फी, हिज ऑब्लिक देयर फी। और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, वो है आपका क्या, एजेंट ही। ये क्वेश्चन टैग फ्रेम कर लिया। अब देखो लुक एट दिस स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या है, एवरीवन ही मानोगे है जाएगा, हैव नहीं आएगा, ही जाएगा, देयर नहीं आएगा। और यहाँ पर ये जो दे यूज करना चाहिए यहाँ पर बनेगा, और दे लगाओगे तो हैव आएगा, हैव एंड दे क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको दे का यूज करना है ना। ऑप्शन क्लियर हो गई बात। एक और क्वेश्चन एक दिन टेलीग्राम सेशन में ले रहा था, वहाँ पर एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो नो बडी है ना, इसके साथ कई बार नो लिख देता है, कई बार नोज लिख देता है। तो ऐसे एक और टर्म आता है नन, नन के साथ भी कई बार वो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब दोनों कंसीडर कर लेते हैं, तो इनको याद रखना है। आई हेल्प्ड हिम तो आई वॉज पुअर बिकॉज आई फेल्ट दैट हिज नीड्स वर ग्रेटर दैन दोज ऑफ माइन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर केवल एक ही नाउन है हिज नीड्स, और उसके लिए आपने माइन लिख रखा है। यहाँ पर हिज नीड्स है, यहाँ पर आपने माइन है, माइन का मतलब माई नीड्स है। ये दो जॉब अननेसेसरली यूज हुआ है। तो कई कई बार आप प्रोनाउन को अननेसेसरली मत यूज करिए, जहाँ पर नीड है वहीं पर आप यूज करिए। नेक्स्ट, माई सेल्फ एंड माई मदर। अब आप जानते हो कि ये वाला टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कभी भी सेल्फ वाले वर्ड को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर आई आना चाहिए। फिर दूसरा वो पैटर्न भी आपको याद रखना है, 2-3-1। 2-3-1 मतलब ये पहले आएगा माई मदर, ये थर्ड में जाएगा ना, माई मदर एंड आई, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु लिसन टू ऑल एडवाइस बट कीप हिज ओन काउंसिल। अब ये वन ऑफ लगा रहा है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल, यहाँ पर आ गया हु,
क्या हो गया आरपी। ये जो लिसन वर्ब है ये इंडिविजुअल्स के अनुसार, तो ये प्लूरल है, तो ऐसे इसका यूज नहीं करोगे। कह रहा है वो उन लोगों में से एक है, उन इंडिविजुअल्स में से एक है हु लिसन, जो सुनता है, ऑल एडवाइस बट कीप हिज ओन काउंसिल, नहीं यहाँ पर आ जाएगा देयर, क्योंकि ये जो वर्ब है प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्लूरल करना पड़ेगा। ही कैन सिंग बेटर देन, आई नहीं आए, मी नहीं आएगा, आई आएगा। सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, आपने पढ़ा था एज और देन के बाद जैसा पहले वैसे आपको करना है। यूजुअली हम सब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई हैव आस्क्ड माई आंट टू ब्रिंग 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन फॉर माई सेल्फ एंड अनदर फॉर माई गर्लफ्रेंड। ऐसा ओपन माइंडेड पर्सन कौन है? करेक्ट बोलेगा, एक मेरे लिए ले आना, एक मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ले आना, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है? वन फॉर माई सेल्फ, सही है, एंड द अदर। वन को जब आप डिफाइन करते हो दूसरे टर्म लिखना है तो द अदर लिखा करो, अनदर मत लिखा करो। वन फॉर माई सेल्फ एंड द अदर फॉर माई गर्लफ्रेंड, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। द हीरोइन प्रिटेंड्स हर सेल्फ, प्रिटेंड के साथ रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं, हर सेल्फ को ड्रॉप करना पड़ेगा। फियरिंग द पुलिस, फियरिंग द पुलिस द गैंग ऑफ स्मगलर्स हिड themselves, आपने वो वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, क्वालिफाई होने के लिए मूव नहीं होना, टर्न नहीं होना, हाइड नहीं होना, बहुत ज़्यादा थक जाओ तो नहा लो, रेस्ट कर लो और आपको इनलिस्ट करना है। यहाँ पर हिट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे, themselves को ड्रॉप करना पड़ेगा। वी इंजॉयड वेरी मच व्हेन वी वर इन नेशनल नैनीताल लास्ट मंथ, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स, है ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंजॉय करने वाले, इंजॉय लेने वाले, बोथ आर सेम। दिस इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल, दोज, सॉरी ये तो डिटरमिनर है, वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट एरर्स, ये नाउन प्लूरल हो गया। विच कॉमनली अकर्स, आज विच क्या बन गया आरपी, ये जो अकर है ये वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग आई है ये एरर्स के, एरर्स प्लूरल है तो यहाँ पर अकर आएगा। अ पर्सन लाइक यू हु पेज the bills promptly is the backbone or of our business। मेरा पर्सन लाइक यू हु आरपी हो गया, यू के अकॉर्डिंग आपने पेज लिखा है, यू सिंगुलर है, प्लूरल है तो यहाँ पर मीन वर्ब में एस एस का यूज नहीं करोगे, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ टू अनदर वन, टू माय astonishment this man whom I thought was crazy spoke quite sensible, है ना। दिस मैन सब्जेक्ट हो गया, आई थॉट ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। वॉज क्रेजी, वॉज सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ये एक और ये वर्ब हो गई। अच्छा देखो ये वाला कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, ये जो सब्जेक्ट है ये इसके लिए आ गया, सही है। और यहाँ पर देखोगे तो एक बार फिर भी रिमेनिंग है तो यहाँ पर फिर हु के साथ जाओगे। एवरी वन शुड लव वंस कंट्री। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक तो ये आता है कि वन या बड़ी वाले, एक केवल वन आ जाता है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या लगाओगे। एक आ जाता है एवरी वन, इसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या लगेगा। एक आ जाता है वन ऑफ, वन ऑफ, इसके लिए रिफ्लेक्सिव कौन सा लगा, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव बोलो, पजेसिव कौन सा यूज करोगे। तो वन का पजेसिव तो आई होप आप बिल्कुल श्योर होगे कि इसका पजेसिव वंस होता है, इसके लिए आप हिज का यूज करोगे। यूजुअली हिज या हर भी लगा सकते हो, इट्स भी लगा सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू नीड फिर देखना पड़ेगा प्रेफरेंस किसको दे रहा हो। वन ऑफ वाले में भी बच्चे वंस लगा देते हैं जो कि रॉन्ग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या आएगा, या तो हिज आएगा या तो हर आएगा, है ना। यूजुअली आपको यही देखने को मिलता है, या फिर देयर अगर प्लूरल लगाना है तो, है ना। तो ये ध्यान रखना जब वन ऑफ दे रहा होगा तो वहाँ पर वंस नहीं आएगा, वहाँ पर हिज हर देयर अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था होप से समझ में आ गया होगा, एवरीवन के अकॉर्डिंग वंस नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा हिज। और यहाँ पर हर लिख दे तो वो भी करेक्ट है, बट अगर प्रेफरेंस की बात करोगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा फिर हिज। एवरी ऑफ द, ये मैंने बताया था एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता, एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है तो इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। इसको अगर डिफाइन ही करना है तो आप ऐसे लिखो, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज टेकन हिज शेयर। नेक्स्ट, यू एंड अहमद हैव वेस्टेड देयर टाइम,
यू सेकंड पर्सन, अहमद थर्ड पर्सन। सेकंड और थर्ड वाले में आपने क्या पढ़ा था सर, योर का यूज कर। ये वाली टेबल याद है, 1 2 3, है ना। फिर आपने कहा 1 2, फिर आपने कहा 1 3, फिर आपने कहा सर 2 3, आपने कहा 3 3। एक बार डिफाइन करो जरा। इसमें आ जाएगा सर आर, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा योर, और यहाँ पर आ जाएगा देयर। देयर है ना, तो ये वाले टर्म बन जाएंगे। यू एंड अहमद, यहाँ पर आ जाएगा योर। नेक्स्ट, ही बॉट अ ब्यूटीफुल पेन एंड गेव द सेम। द सेम जो है वो आपका डिटर्मिनर होता है, तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज करने की जरूरत है। ही बॉट अ ब्यूटीफुल पेन, उसने एक ब्यूटीफुल पेन खरीदा, एंड गेव टू हिज सिस्टर, और अपनी बहन को दे दिया। क्या दे दिया, वो दे दिया ब्यूटीफुल पेन। इसका मतलब नाउन को रिपीट करने के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए। नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए वी नीड अ प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इट आएगा। द फैमिली वर नॉट एबल टू एंड इट्स डिस्प्यूट। अच्छा देखो, फैमिली पता नहीं कैसा है, लेकिन वर प्लूरल है, और वर इट्स ये सिंगुलर है, यहाँ पर देयर आ जाएगा। यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट वर्ब और पजेसिव में रिलेशन होता है, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डन, और वन ऑफ के अकॉर्डिंग वंस नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा सर हिज। ठीक है, होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो आपको मिलेगा फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब का एक सेगमेंट हो गया था, एक बाकी है जिसमें हमें इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब करनी है। फिर उसके बाद छोटे छोटे वीडियोज में मैं आपको करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना। और फिर इसके बाद ये आपका टास्क है फ्राइडे का, सैटरडे को ये टास्क है आपका थर्सडे का, है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव का शॉर्ट रिवीजन करेंगे पूरा, है ना। एक बार कंफर्म और कर दीजिएगा कि आपको विथ एमसीक्यू चाहिए या विदाउट एमसीक्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका एक फीडबैक, आपका एक छोटा सा कमेंट बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, काम करने की एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, जय हिंद।